Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this anthropological revision series, I am going to start with the topic of anthropological theories, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी की. इवोल्यूशन को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. वन इज क्लासिकल इवोल्यूशन विच इज ऑल्सो नोन एज 19th century evolution and another one is neo evolution which is also known as 20th century evolution. क्लासिकल इवोल्यूशन की शुरुआत हम करेंगे इसके कुछ फीचर्स के साथ. सबसे पहला फीचर इसका आता है इसका यूनिलिनियरिटी. यूनिलिनियरिटी का कंसेप्ट कहता है कि कोई भी कल्चर का इवोल्यूशन है वो सक्सेसिव डेवलपमेंट स्टेजेस में होगा, वो हमेशा ही प्रोग्रेसिव होगा और वो एक लीनियर सीक्वेंस को फॉलो करेगा. जैसे कि इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं ईबी टाइलर का. ईबी टाइलर ने रिलीजन के डेवलपमेंट के बारे में कहा था कि ये फॉलो करता है एनिमिज्म टू पॉलीथिज्म टू मोनोथिज्म. एनिमिज्म का कंसेप्ट कहता है कि कोई भी एंटिटी, वेदर इट इज अ लिविंग एंटिटी और अ नॉन लिविंग वन, उसमें एक सोल प्रेजेंट होगी, तो उस सोल की वर्शिप करी जाती थी. फिर पॉलीथिज्म में मल्टीपल गॉड का वर्शिप करा जाता था और मोनोथिज्म में विद टाइम सिंगुलर गॉड पे ऊपर ट्रांसफर कर गया. देन सेकंड फीचर इज यूनिवर्सैलिटी. यूनिवर्सैलिटी कहता है कि कोई भी कल्चर वर्ल्ड का है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन, वो सेम इवोल्यूशनरी सीक्वेंस को फॉलो करेगा. इसमें हम एग्जांपल देखते हैं मोंटेस्क्यू का. मोंटेस्क्यू कहते हैं कि कोई भी जो कल्चर है वो इवॉल्व हुआ है 3 स्टेजेस से, दैट इज सैवेजरी टू बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन. इन 3 स्टेजेस को कोई भी कल्चर फॉलो करता है. फिर उसके बाद थर्ड जो आता है कि कल्चर के जो चेंजेस होते हैं वो पहले से ही कल्चर में एम्बेडेड होते हैं, तो उसमें जो चेंजेस डेवलपमेंट की तरफ जो कल्चर जो कोई भी प्रोग्रेस करेगा वो पहले से ही इंटरनली डिटरमाइंड होता है किसी भी कल्चर का. ये तो हो गए कुछ फीचर्स क्लासिकल इवोल्यूशन के. अब हम कुछ बेसिक पॉस्टुलेट्स पढ़ते हैं क्लासिकल इवोल्यूशन के. सबसे पहला पॉस्टुलेट आता है कि हमेशा जो कल्चर का प्रोग्रेशन है वो हमेशा सिंपलर स्टेजेस से कम्प्लेक्स स्टेजेस की तरफ प्रोग्रेस करेगा. फिर जो कल्चरल पैरेलल्स होते हैं, कल्चरल पैरेलल्स का इन्होंने कंसेप्ट दिया था. कल्चरल पैरेलल्स का मतलब होता है कल्चरल सिमिलैरिटीज जो डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में पाई जाती है. जैसे कि आगे हम एग्जांपल पढ़ेंगे सन वर्शिप का. सन वर्शिप जो है वो इजिप्ट में भी फॉलो करी जाती है, इंडिया में, इंडोनेशिया में और नॉर्थ अमेरिका में. अब ऑल्दो इन सारे एरियाज की जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत बहुत डिफरेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ कल्चर फॉलो किया जा सकता है, तो इसको कल्चरल पैरेलल बोलते हैं. इसका ये रीजन एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड है. साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड को हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन काइंड से हम समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन माइंड होता है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन, वो ऑल्दो बहुत सारे चेंजेस होते हैं बट ह्यूमन माइंड सिमिलरली वर्क करता है. इसलिए जो ह्यूमन का कल्चर होता है वो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में भी सिमिलर होता है. थर्ड, जो टाइलर ने कंसेप्ट दिया था सर्वाइवल्स का. सर्वाइवल्स का मतलब होता है कि कुछ अर्लियर कस्टम्स होते हैं, उनके ट्रेसेस जो है वो आज ही प्रेजेंट होते हैं. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले के ज़माने में नेल्स काटना रात को नहीं सही माना जाता था क्योंकि लाइट के सोर्सेज कम थे. आज के टाइम पे ऑल दो लाइट्स के सोर्सेज हमारे पास बहुत अच्छे हैं, फिर भी इस कस्टम को फॉलो किया जाता है कि रात को नेल्स काटना इंडिया में नहीं सही माना जाता. तो इसका एग्जाम्पल इन्होंने जैसे दिया, मीनिंगलेस कस्टम्स एंड रिचुअल्स विच आर ऑलवेज प्रेजेंट, मतलब आज भी जो प्रेजेंट है. फिर नेक्स्ट इनका जो पोस्टलेट आता है, इन्होंने जो है कंपैरेटिव और हिस्टोरिकल मैथड्स को स्टडी करा. कंपैरेटिव में हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज का इन्होंने कल्चर देखा, उनमें कल्चरल सिमिलैरिटीज इनको मिली, तो कंपेयर करा दो एरियाज के कल्चर्स को, उसमें सिमिलैरिटीज मिली, तभी इन्होंने ये साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड का कंसेप्ट दिया. हिस्टोरिकल मेथड, जैसे अब हिस्ट्री के ही डेवलपमेंट की बात अगर इन्होंने करी है तभी ये इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है कि सैवेजरी टू बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन, ये जो है सीक्वेंस फॉलो करेगा किसी भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस में. फिर नेक्स्ट आता है कि कल्चर में इन्होंने सिमिलैरिटीज तो बता दी, इस वजह से होती है क्योंकि साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड है. फिर डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंसेस क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इन्होंने डिफरेंसेस का कारण दिया क्योंकि कुछ एक इन्वायरमेंटल कंडीशंस और सिचुएशंस जो हैं वो वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में. इसलिए इन्होंने कहा कि डिफरेंसेस दो डिफरेंट कल्चर्स में दो थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं. लेकिन इन्होंने जो है डिफरेंसेस को सेकेंडरी सिग्निफिकेंस दिया है, इन्होंने ज़्यादा जो है इसको ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं दिया. तभी 7th पॉइंट में अभी ये देखिए कि इन्होंने यूनिटी माना है मैनकाइंड को, डाइवर्सिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. और यही बात में हम एक इसका क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हैं, डिफ्यूजन या डाइवर्सिटी को इन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया. फिर इवोल्यूशन में इन्होंने दूसरा कंसेप्ट दिया रेक्टिलिनियरिटी. रेक्टिलिनियरिटी का मतलब होता है ऑनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट. अब ऑनवर्ड मूवमेंट तो हम लीनियर कंसेप्ट के फॉलो में कंसेप्ट के उसमें देख सकते हैं कि जैसे सैवेजरी टू बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन, तो ये लीनियर सीक्वेंस फॉलो कर रहा है कोई भी इवोल्यूशनर का प्रोसेस. इसके साथ साथ अपवर्ड मूवमेंट की सोसाइटी में विद टाइम टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट आते हैं, उसकी वजह से भी जो है कल्चरल प्रोग्रेशन होता है. तो ये रेक्टिलिनियरिटी का कंसेप्ट हो गया. तो थोड़ी सी समरी देख लेते हैं इनके कुछ पोस्टलेट्स की.
सबसे पहले हमने देखा कि प्रोग्रेसिव नेचर में होता है, सिंपल से कम्प्लेक्स स्टेजेस में एवोल्यूशन फॉलो करता है। फिर हमने कल्चरल पैरेलल्स या कल्चरल सिमिलैरिटीज जो डिफरेंट लोकेशंस में होती हैं उसका हमने देखा था, उसका रीजन इन्होंने बताया था कि साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड है। अब ये कल्चरल पैरेलल्स यहाँ पे एक कीवर्ड हो गया जिसको आपको अपने आंसर में यूज करना है, और इस कल्चर पैरेलल्स का इस आपने बताना है कि इसका जो रीजन है वो साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड है। साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की डेफिनेशन आपको इसी नोट्स में आगे मिल जाएगी। फिर सर्वाइवल्स का कंसेप्ट ईबी टाइलर ने दिया था, और सर्वाइवल्स होते हैं अर्लियर कस्टम्स के ट्रेसेस। फिर नेक्स्ट हमने इन्होंने जो है हमने देखा था कि इन्होंने कंपैरेटिव और हिस्टोरिकल मेथड्स को स्टडी करा था। फिर इन्होंने डिफरेंसेस बताए थे कि वो एनवायरमेंटल और कुछ डिफरेंट सिचुएशंस की वजह से डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं कल्चर्स में, लेकिन उसको इन्होंने ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं दी थी, उसको इन्होंने सेकेंडरी कंपोनेंट माना था। फिर एक्टिलिनियरिटी का कंसेप्ट देखा था, ऑनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट आती है लीनियर डेवलपमेंट के साथ। फिर सेवंथ हमने देखा था कि इन्होंने यूनिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया था, डाइवर्सिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, वो इनका एक बाद में डीमेरिट भी हम देख सकते हैं। अब ये तो रहे बेसिक, हमने जो अब तक देखा वो देखा कि क्लासिकल इवोल्यूशन क्या चीज़ थी, उसके क्या फीचर्स थे, उसके क्या पोस्टुलेट्स थे। अब हम इस क्लासिकल इवोल्यूशन से रिलेटेड जो थिंकर्स थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें मेजरली हम 3 थिंकर्स पढ़ते हैं, विच इज ईबी टाइलर, जेम्स फ्रेजर एंड एल.एच. मॉर्गन। तो ईबी टाइलर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ईबी टाइलर ने क्या कंट्रीब्यूट करा था। ईबी टाइलर के बारे में आ जाए तो सबसे पहले आपने लिखना है क्लासिकल इवोल्यूशनरी थिंकर हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है। इनकी कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने अपने बुक प्रिमिटिव कल्चर में कल्चर को डिफाइन करा था। इन्होंने कल्चर को कहा था कि कल्चर एक ह्यूमन माइंड जो एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी क्या क्या चीज़ें एक्वायर करता है, उसकी ह्यूमन की नॉलेज, उसका बिलीफ, उसका आर्ट, उसका लॉ, मॉरल्स, कस्टम्स और कुछ और कैपेबिलिटीज़ वो सोसाइटी में रहने के बाद एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी जो एक्वायर करता है वो उसका कल्चर होता है। फिर सेकंड इन्होंने दिया था साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड का कंसेप्ट भी इन्होंने ही दिया था, जो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ह्यूमन माइंड जो हर जगह होता है वो एसेंशियली सिमिलर होता है, इसीलिए जो कल्चर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के वो सिमिलर स्टेजेस से पास ऑन करते हैं। फिर नेक्स्ट इन्होंने दिया था कल्चरल पैरेलल का कंसेप्ट, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसका मतलब होता है कल्चरल सिमिलैरिटीज़। कल्चर सिमिलैरिटीज़ में जैसे मैंने आपको बताया था सन वर्शिप का एग्जाम्पल जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में होता है वो आप इसमें कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने सर्वाइवल्स का कंसेप्ट दिया था। सर्वाइवल्स जैसे कल्चरल ट्रेसेस जो पहले के टाइम से चले आ रहे हैं वो सर्वाइवल्स हो जाते हैं। कल्चरल प्रोग्रेशन भी जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल टू कम्प्लेक्स स्टेजेस में जो कल्चर का डेवलपमेंट होता है दैट इज कल्चरल प्रोग्रेशन। उसका कंसेप्ट भी ईबी टाइलर ने दिया था। फिर इन्होंने रिलीजन का कंसेप्ट दिया था, जो अगर आपको रिलीजन की डेफिनेशन भी लिखनी आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि ईबी टाइलर ने रिलीजन को डिफाइन करा था एज अ बिलीफ इन सुपरनैचुरल बींग्स। तो आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं। फिर इन्होंने रिलीजन का जो प्रोग्रेशन भी बताया था, एनिमिज्म टू पॉलिथिज्म टू मोनोथिज्म, जो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इनके कंट्रीब्यूशंस को फिर से रिवाइज करते हैं। इन्होंने कल्चर अपने प्रिमिटिव कल्चर बुक में कल्चर की डेफिनेशन दी थी। साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। कल्चरल पैरेलल या कल्चरल सिमिलैरिटीज का कंसेप्ट इन्होंने दिया था, जिसका एग्जाम्पल सन वर्शिप आ जाता है। सर्वाइवल्स का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। कल्चरल प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स इन्होंने दिया था। देन रिलीजन का कंसेप्ट, रिलीजन की डेफिनेशन एज अ बिलीफ इन सुपरनैचुरल बीइंग्स, और रिलीजन का प्रोग्रेशन फ्रॉम एनिमिज्म टू पॉलिथिज्म टू मोनोथिज्म। फिर बात करते हैं इनके कंसेप्ट की कुछ क्रिटिसिज्म्स की। फर्स्ट सबसे पहले तो आता है आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ये। आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब है इन्होंने कोई भी फील्ड वर्क नहीं दिया और बिना फील्ड वर्क करे इन्होंने दूसरों के कंसेप्ट को ही रीड करके अपनी थ्योरी दी थी। देन यूनिलिनियरिटी पे ज़्यादा इन्होंने फोकस करा, कल्चरल डिफ्यूजन पे कोई फोकस नहीं करा। कोई भी कल्चर है, कोई भी कल्चर का फिनोमिनन है, वो किसी एक सेंटर पॉइंट से किसी दूसरे सेंटर पॉइंट पे कैसे जा सकता है उसके बारे में इन्होंने डिफाइन नहीं करा। साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड का कंसेप्ट देखिए, इन्होंने डाइवर्सिटी को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये क्यों डिफरेंट कल्चर्स में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करते हैं, डाइवर्सिटी को इन्होंने कम इंपॉर्टेंस दी थी, वेस्टर्न बायस थे। तो ये 4 क्रिटिसिज्म्स हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट थिंकर के बारे में पढ़ेंगे विच इज एल.एच. मॉर्गन। एल.एच. मॉर्गन के बारे में भी आज तो आपने सबसे पहले लाइन यही लिखनी है, क्लासिकल इवोल्यूशनरी थिंकर थे और ये एक अमेरिकन लॉयर थे। अब इनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इन्होंने अपनी बुक सिस्टम ऑफ कंसेग्यूनिटी एंड एफिनिटीज ऑफ ह्यूमन फैमिलीज 1871 में किनशिप की टर्मिनोलॉजीज को 2 टाइप में डिफाइन करा था। वन इज मलायन टाइप, जिसमें लीनियल मर्जिंग ऑफ ऑल कोलेटरल्स होते हैं, मतलब मदर साइड के या फादर साइड के जितनी भी लेडी रिलेटिव्स होते हैं उनको मदर ही बोला जाता था। फिर सेकंड जो किनशिप का टाइप होता है दैट इज नॉर्थ अमेरिकन टाइप, जिसमें सारे कोलेटरल्स मर्ज नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ मदर और उनकी सिस्टर को ही मदर बोला जाता था, सबको मदर नहीं बोला जाता था। फिर जैसे हमने मोंटेस्क्यू का कंसेप्ट पढ़ा था
दैट इज सेवेजरी टू बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन। इन्होंने सिविलाइजेशन को छोड़ के बाकी दोनों को फर्दर डिवाइड करा था, सेवेजरी और बार्बरिज्म को लोअर, मिडिल एंड अपर में। इसमें भी फर्दर इन्होंने क्लासीफाई करा था कि इसमें फर्दर किस किस टाइम पे, मतलब अगर एग्जांपल ले लें कि सेवेजरी में अगर अपर सेवेजरी है तो उसमें क्या एक्टिविटी करी जाती थी, मिडिल सेवेजरी में क्या एक्टिविटी करी जाती थी, लोअर सेवेजरी में क्या एक्टिविटी करी जाती थी। मतलब इन्होंने क्लियर डिस्टिंक्शन दिया था कि किस किस स्टेज में क्या क्या एक्टिविटी करी जाती थी और कैसे कैसे डेवलपमेंट एग्जैक्टली कैसे किस पाथ से वो गुजरा है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इन्होंने फील्ड वर्क भी करा था। ऑल दो क्लासिकल इवोल्यूशनरी की, हम जब भी क्लासिकल इवोल्यूशनरी की क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इन्होंने फील्ड वर्क नहीं करा था। इसमें ज़्यादातर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फील्ड वर्क पे कोई ध्यान नहीं दिया था। लेकिन थोड़ा बहुत इसमें फील्ड वर्क एल एच मॉर्गन साहब ने करा था। एल एच मॉर्गन ने इरिकस इंडियंस पे काम करा था और अपनी बुक लीग ऑफ इरिकस में इस फील्ड वर्क को डिफाइन भी करा था। इन्होंने इवोल्यूशन का जैसे क्लियर डिस्टिंक्शन दिया था, तो एक इनकी बुक थी एंशिएंट सोसाइटी इन 1877। उसमें इन्होंने बताया था कि सेवेजरी में हंटिंग एंड गैदरिंग करी जाती थी, बार्बरिज्म में पॉटरी एंड सरप्लस फूड जो कलेक्ट करा जाता था, सिविलाइजेशन में, सिविलाइजेशन का मतलब ही होता है कि जहाँ पे लिखना शुरू हो गया हो तो स्क्रिप्ट मेटलर्जी, और क्योंकि सेटल डेवलपमेंट हो जाती है सिविलाइज्ड पीपल में, तो सेटल डेवलपमेंट के बारे में हम लिख सकते हैं दैट इज एमर्जेंस ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। ठीक है। फिर इन्होंने इवोल्यूशन, मैरिज का इवोल्यूशन भी बताया था और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी इन्होंने बताया था। मैरिज के इवोल्यूशन में भी इन्होंने क्लियर कट डिस्टिंक्शन दिया था कि प्रोमिस्किटी टू कंसेगिनियस मैरिज टू पुनरुत्थान मैरिज, देन सिंडेस्मियन मैरिज, पैट्रियार्कल, देन मोनोगैमस मैरिज। ये इसका मैरिज का इवोल्यूशन है, इसको हम मैरिज के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी इवोल्यूशन की बात करी थी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो इवोल्यूशन है वो पहले किनशिप डिपेंडेंट था, फिर किनशिप इंडिपेंडेंट हो गया। किनशिप डिपेंडेंट वाले को बोला जाता था सोसाइटस, किनशिप इंडिपेंडेंट वाले को बोला जाता था सिविटस। ठीक है। फिर अब एल एच मॉर्गन के ये हमने कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर ली। इन्होंने क्लियर कट डिस्टिंक्शन दिया था कैसे किस टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ हो रही थी, मैरिज के एवोल्यूशन की बात करी थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की एवोल्यूशन की बात करी थी, और किस किस टाइम पीरियड में क्या चीज़ हो रही थी वो हमने सारा देख लिया। अब इनके मैरिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने फील्ड वर्क करा, तो फील्ड वर्क की स्टार्टिंग ही एक्चुअल में इन्होंने करी थी, तो ये एक एम्पिरिकल अप्रोच हो गई इनका जो वर्क है वो। फिर इन्होंने कंपैरेटिव मेथडोलॉजी की बात करी थी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था किस किस टाइम पीरियड में क्या क्या हो रहा था, और आज भी इनकी थ्योरी को बहुत रेलिवेंट माना जाता है और कई एरियाज में ये एप्लीकेबल भी है। फिर इनके डीमेरिट्स की बात करते हैं। जो स्टेजेस थी सेवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन, उनका क्लियर कट डिमार्केशन दिया था इन्होंने। तो ये हमें डीमेरिट की तरह क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जैसे हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं दैट एंशियंट फॉलोड बाय medieval विच इज फॉलोड बाय मॉडर्न हिस्ट्री, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता कि एंशियंट हिस्ट्री से कब मेडिवल हिस्ट्री डिमार्केट हम कर पाए। क्लियर कट डिस्टिंक्शन हम क्लियर कट टाइम पीरियड तो दे ही नहीं सकते ना, कि यहाँ से यहाँ पर हम कैसे मूव करें, और ना उनकी फीचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आज ये मान लो कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आज कल को ही बस इसका यूज़ बंद कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये डिमार्केशन इनका सही नहीं माना जाता। इनको वेस्टर्न बायस्ड माना जाता है, एथ्रोसेंट्रिक। एथ्रोसेंट्रिक मतलब इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि इजिप्ट से ही सारे जो है कल्चर का वो डिफ्यूजन हुआ है, तो एक एथनोसेंट्रिसिटी होगी ना कि यहाँ से ही फर्दर डिफ्यूजन होगा किसी भी कल्चर का, बट ऐसा नहीं होता है। हर एरिया का अपना अपना कल्चर होता है। इनकी जो थ्योरी थी वो बहुत ही कम्प्लेक्स कंसिडर करी जाती है। नेक्स्ट हम लास्ट इस क्लासिकल एवोल्यूशनरी थिंकर के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज जेम्स फ्रेजर। जेम्स फ्रेजर के बारे में आपने सबसे पहले लाइन यही लिखनी है कि क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल से बिलोंग करते हैं और ये एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं जिसमें से ज़्यादा जो मानी जाती हैं वो है गोल्डन बो और टोटमिज्म और एक्सोगेमी। फिर इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इन्होंने बताया कि इन्होंने सबसे पहले मैजिक, रिलीजन और साइंस का कंसेप्ट दिया था। इन्होंने कल्चर का जो डेवलपमेंट है उसके स्टेजेस में बताया कि कल्चर डेवलप हुआ है मैजिक, देन रिलीजन, देन साइंस। इन्हीं की वजह से फिर इन तीनों में भी डिबेट शुरू हो गई थी। ये हम इनके मेरिट में भी लिख सकते हैं बाद में। इन्होंने टोटम के ओरिजिन के बारे में बताया था और टोटम की डेफिनेशन भी दी थी। इनके अकॉर्डिंग टोटम एक एंटिटी है, वो लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है, जिसमें एंसेस्टर या कम्युनिटी की स्पिरिट या सोल प्रेजेंट होती है। फिर से देखते हैं, इनके अकॉर्डिंग टोटम कोई एक एंटिटी होती है, ठीक है, जो लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है, और उस एंटिटी में इनके एंसेस्टर या कम्युनिटी की सोल या स्पिरिट प्रेजेंट होती है। इसीलिए इस टोटम को जो प्रिमिटिव पीपल है वो वर्शिप करते थे। फिर इनके मेरिट्स की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इनकी वजह से साइंस, सॉरी यहाँ पे मार्जिन नहीं मैजिक आएगा, साइंस, मैजिक और रिलीजन की डिबेट शुरू हो गई थी। इन्होंने बताया था रिलीजन को
एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने बताया था कि रिलीजन की वजह से क्यों एक्सोगैमी एग्जिस्ट करती है, इन्होंने कंपैरेटिव अप्रोच यूज़ करी थी, तो वो भी इनका एक पॉजिटिव पॉइंट था। फिर इनके डीमेरिट्स की बात करते हैं। अगेन ये एक आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ये वेस्टर्न बायस थे और ये अर्ली ह्यूमन को क्रिटिसाइज करते हैं एज बीइंग इग्नोरेंट एंड इरेशनल, जो कि बाद में रेसिज्म का कंसेप्ट भी रेसिज्म के कंसेप्ट के ओरिजिन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये एक सही तरीका नहीं होता। तो दिस